नमस्कार, लेजी ट्यूटर के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। जब कभी भी हम इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या होम सर्वर या छोटी मोटी ऑफिस या स्मॉल बिजनेस सर्वर एनवायरनमेंट के बारे में सर्च करते हैं ट्यूटोरियल या गाइड पे, ज्यादातर हमें वर्चुअलाइजेशन के लिए प्रॉक्समॉक्स, ट्रूनैस, अनरेड इन जैसी सॉफ्टवेयर्स का ही इस्तेमाल दिखता है उनकी ट्यूटोरियल के साथ। अगर हम बाई चांस विंडोज की किसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी देख ले वर्चुअलाइजेशन के ऊपर, हमें वर्चुअल बॉक्स या VMware जैसी ही सॉफ्टवेयर की ट्यूटोरियल गाइड्स वगैरह दिखता है, सुनने में आता है। बट समहाउ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको ओवरलुक कर रहे हैं, जो कि हर एक पीसी में, विंडोज कंप्यूटर में फ्रीली अवेलेबल है। वो है माइक्रोसॉफ्ट की हाइपर-वी। तो इस वीडियो में हम एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड टेक्निकल हैंड्स ऑन गाइड शेयर करने वाले हैं, कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट की हाइपर-वी जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जरिए वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल सर्वर्स को डिप्लॉय, मैनेज, रन और उसका मेंटेनेंस कर पाएंगे। सो बिफोर वी बिगिन, कुछ FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बेसिक्स के बारे में। So first question is, what exactly is a virtual machine? अगर हम एक कंप्यूटर बनाने के बारे में सोचे तो हम मार्केट पे जाएंगे, CPU यानी कि प्रोसेसर, एक GPU यानी कि वो प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, साथ में उन दोनों को लगाने के लिए एक मदरबोर्ड, फिर रैम, स्टोरेज, और मदरबोर्ड के अंदर आपको नेटवर्किंग की जो पोर्ट है वो भी मिल जाएगा, या अगर बाहर से अगर आपको अलग से वाईफाई लगवानी है वो। और इन चीजों को जब एक चैसी के अंदर हम डालते हैं, मतलब कैबिनेट के अंदर, वो अगर लैपटॉप की जैसे दिखता है तो उसे हम लैपटॉप कहेंगे, डेस्कटॉप के जैसा दिखता है तो डेस्कटॉप, या फिर सर्वर्स वैसा दिखता है तो हम उसे सर्वर्स कहेंगे। अंदर जो चीज है वही CPU, GPU, मदरबोर्ड, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क वही तो है। ठीक वैसे ही वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने के लिए हमारी जो रनिंग कंप्यूटर है, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, इसके अंदर जो CPU है उसकी थोड़ी सी पार्ट काट लेंगे, रैम से थोड़ा सा निकाल लेंगे, GPU से थोड़ा सा निकाल लेंगे, नेटवर्क से थोड़ा सा निकाल लेंगे। इन चीजों को थोड़ा सा काट के एक वर्चुअल कंप्यूटर बनाएंगे। वो बिहेव एग्जैक्टली एक फिजिकल कंप्यूटर के जैसा ही करेगा, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस वगैरह डाल पाएंगे, पर वो फिजिकल कंप्यूटर से कंप्लीटली सेपरेट उसके ऊपर हाइपरवाइजर के जरिए चलेगा। अब सवाल आता है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ हाइपरवाइजर? हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, उसे रन करेंगे, मैनेज करेंगे, उसकी मेंटेनेंस करेंगे। ये जिस सॉफ्टवेयर के जरिए हम करते हैं उसे हाइपरवाइजर कही जाती है। अब एक मिसकंसेप्शन है, जैसे हम हाइपरवाइजर इस वर्ड के बारे में सर्च करेंगे या थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें लगेगा प्रॉक्समॉक्स, ट्रूनैस या अनरेड ऐसी जो सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होता है ये हाइपरवाइजर है। पर एक्चुअल में वो खुद में ही हाइपरवाइजर है नहीं, वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। सारे के सारे ये ट्रूनैस, प्रॉक्समॉक्स या जो भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर QEMU KVM, ये थोड़ा बहुत टर्म आपको सुनाई देगा, ये एक्चुअल में हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर है जो सारे इन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। अब जैसे ही हम विंडोज प्लेटफॉर्म में आएंगे, विंडोज के ऊपर अगर हमें वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है, हमें वर्चुअल बॉक्स या VMware जैसी सॉफ्टवेयर दिखने को मिलेगा। जैसे लिनक्स में हमें एक नेटिव टाइप 1 हाइपरवाइजर मिलता है, QEMU/KVM, बहुत ही पावरफुल हाइपरवाइजर है। ठीक वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की हाइपर-वी विंडोज की नेटिव हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी विंडोज की किसी भी सर्वर एडिशन में आपको फ्री टू यूज फॉर्मेट पे मिलता है। सिर्फ यही नहीं, मजेदार बात जो है जिसे हम बार बार नजरअंदाज करते हैं, कोई भी विंडोज की जो कंज्यूमर एडिशन है, विंडोज 8 से शुरू होता है, विंडोज 8, विंडोज 10 या विंडोज 11, उसकी प्रोफेशनल या एंटरप्राइज एडिशन अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो ये आपके लिए भी फ्री टू यूज है। इसके अंदर बिल्ट इन एक टूल है। अब सवाल बनता है, हाउ टू इंस्टॉल हाइपर-वी इन आवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो लैपटॉप है या डेस्कटॉप। वैसे माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी विंडोज की एक बिल्ट इन टूल जरूर है, पर वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड या टर्न्ड ऑन नहीं रहता है। हमें उसे टर्न ऑन या इंस्टॉल
करना है। बट बिफोर यू प्रोसीड, कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो आपको चेक करना है। पहली, नंबर 1, आपकी जो कंप्यूटर में प्रोसेसर है सीपीयू, वो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है या नहीं। कैसे पता चलेगा? अगर आप इंटेल प्लेटफॉर्म में हो तो आपकी प्रोसेसर में VTX, और अगर आप AMD प्लेटफॉर्म में हो तो आपके प्रोसेसर में AMD V, ये इंस्ट्रक्शन सेट्स या फीचर आपके सीपीयू में अवेलेबल होना जरूरी है। दूसरी चीज, प्रोसीड करने से पहले अपने बायस में चेक कर लेना, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप। किसी किसी कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट वर्चुअलाइजेशन बायस से टर्न ऑफ रहता है, तो अगर टर्न ऑफ है, वो अगर ऑफ है, तो आप अपने बायस में जाके उसे ऑन कर लेना। और कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन? ये डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांड की लैपटॉप या डेस्कटॉप में कौन सी ब्रांड की मदरबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा कहाँ पे जाके आपको ये चेक, या जो डिसेबल्ड है तो उसे टर्न ऑन करना है। तो बट मेक श्योर कि ये टर्न ऑन है, वरना ये फीचर की इंस्टॉलेशन फेल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, कुछ कंपोनेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट जब आप इसको टर्न ऑन करोगे इंटरनेट से डाउनलोड करेगा विंडोज, तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन इंश्योर कि आपकी कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। तो चलिए, हाइपर-वी को इंस्टॉल करने के लिए ये हम विंडोज 11 की डेस्कटॉप पे है, प्रोफेशनल वर्जन है। स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे कंट्रोल पैनल। तो ये आ गया हमारा कंट्रोल पैनल ऑप्शन। कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे जाना है, और फिर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के अंदर टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइपर-वी ऑप्शन है, हाइपर-वी के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको टिक मार्क ऑन करके ओके पे क्लिक कर देंगे। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन और इंटरनेट की स्पीड क्या है, ये 2-4 मिनट टाइम ले सकता है। आफ्टर इट फिनिशेस, ये आपको रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को एक रिबूट कर लीजिए। अब विंडोज कंप्यूटर के अंदर हमने तो हाइपर-वी इंस्टॉल कर ली है। अब इसे स्टार्ट कैसे करेंगे? तो हाइपर-वी को स्टार्ट करने के लिए हमें जाना है स्टार्ट मेन्यू पे, और यहाँ पे लिखना है हाइपर-वी। ये रहा हाइपर-वी मैनेजर, इसे हमें लॉन्च करना है। जो काम आप एक कर सकते हो, आप राइट क्लिक करके यहाँ पे अनपिन फ्रॉम स्टार्ट लिखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिन कर ली है। यहाँ पे आएगा पिन टू स्टार्ट मेनू, तो यहाँ पे आप पिन कर सकते हो, जैसे मैंने करके रखा है यहाँ पे हाइपर-वी मैनेजर। तो ये रहा हमारा हाइपर-वी मैनेजर। मेरे केस में यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे VMs क्रिएटेड है जो दिखा रहा है। इन योर केस इट विल बी ब्लैंक। आप जब पहली बार हाइपर-वी मैनेजर को इंस्टॉल करके स्टार्ट करोगे हाइपर-वी को, तो ये हाइपर-वी मैनेजर पे यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, क्योंकि आपने अभी तक कोई जो वर्चुअल मशीन है उसे क्रिएट नहीं की है। अब हाइपर-वी इंस्टॉल होने के बाद पहला काम हमें जो करना है वो है हाइपर-वी में एक वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट और कॉन्फ़िगर करना। बाय डिफॉल्ट विंडोज की हाइपर-वी जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाले हैं, मतलब आप वर्चुअल मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे उसे एक प्राइवेट लैन, आपकी जो कंप्यूटर या लैपटॉप जिसमें आप इसे कर रहे हो उसके साथ जुड़ा हुआ एक प्राइवेट लैन पे रखेगा। तो आपके राउटर से आपकी होम या ऑफिस लैन की जो सबनेट IP एड्रेस रेंज है उसे ये वर्चुअल मशीन्स एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमें इसे बदलना है टू एंश्योर हर एक जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे उसे डायरेक्ट एक्सटर्नल एक्सेस, यानी कि आपके राउटर से जो IP आ रहा है वो सबनेट पे ये जा पाए। तो इस वर्चुअल मशीन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, जो हाइपर-वी की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है, इसके लिए हमें हाइपर-वी मैनेजर में आना है। तो हाइपर-वी मैनेजर में आपको राइट हैंड साइड पे सारी जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस है, कॉन्फ़िगरेशन करने की सेटिंग्स वगैरह वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्चुअल स्विच मैनेजर, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आ गया वर्चुअल स्विच मैनेजर का डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी इसने एक डिफॉल्ट स्विच जो है वो क्रिएट की है। अगर आप अपने कंप्यूटर की नेटवर्क सेटिंग्स पे, जहाँ पे एडेप्टर सेटिंग्स दिखाता है, वहां पे आओगे तो आपको दिखेगा नॉर्मली यहाँ पे आपका लैन कार्ड रहेगा और वाईफाई कार्ड रहेगा, अगर वाईफाई है तो यहाँ पे जो देख सकते हो लैंड कार्ड के साथ, वाईफाई के साथ और एक वर्चुअल स्विच भी है। ये हाइपर-वी ने क्रिएट की है जो इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए, उसके लिए हमें इसको बदलना है ताकि हमारी जो VMs है वो डायरेक्टली वो राउटर को एक्सेस कर पाए, इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो वर्चुअल स्विच मैनेजर है इसके ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू वर्चुअल नेटवर्क स्विच, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। हमें चाहिए एक्सटर्नल ऑप्शन, क्रिएट वर्चुअल स्विच, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर एक नेम देना है, मैं नेम दे दूंगा इसका हाइपर-वी
नोट्स, आप कुछ भी नोट्स दे सकते हो अगर आप चाहो तो। कनेक्शन टाइप, यहाँ पे हमें एक्सटर्नल नेटवर्क सिलेक्ट करना है और देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, हम हमारी लैन कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी फिजिकल वैड यानी कि इथरनेट की जो कार्ड है, या फिर आप अगर हाई एंड सिस्टम में हो, फाइबर वगैरह है जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिसके जरिए आप अपने राउटर के साथ या फिर इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हो। तो इन माई केस मैं इथरनेट लैन को सिलेक्ट करूंगा। आप चाहो तो आप WLAN यानी वायरलेस लैन कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसे सिलेक्ट करेंगे, हमारी जो लैन कार्ड या वायरलेस कार्ड जिसके जरिए हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन मिल जाएगा। अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये एक वार्निंग देगा टेम्पोररी इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इसने कर लिए। अगर अभी हम जाएंगे ये हमारी नेटवर्क कनेक्शंस की अडेप्टर सेटिंग्स के अंदर, तो हम देखेंगे तीसरी स्विच जो है वो क्रिएट हो चुका है, वी इथरनेट हाइपर वी। मजेदार बात जो है, अभी फॉर एग्जांपल मैं लैन कार्ड के साथ जुड़ा हुआ था, उसके अंदर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कोई भी IP डिटेल्स नहीं दिखने वाला है, पर इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे उस IP डिटेल्स जो है वो दिखेगा। जैसा हमने देखा, अब जो हाइपर वी है ये कंप्यूटर की जो फिजिकल लैन कार्ड है, चाहे वो वाईफाई कार्ड हो या आपकी RJ45 यानी कि वायर्ड लैन कार्ड हो, उसे एक स्विच के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। उसकी खुद की कोई IP एड्रेस है नहीं, और एक वर्चुअल नेटवर्क असाइन कर चुका है हमारी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसके अंदर IP एड्रेस वगैरह है, जिसके जरिए ये एक्सेस कर पा रहा है इंटरनेट को, यानी कि आपके राउटर को। और हर एक जो गेस्ट VM आएगा, इसी कंप्यूटर की जो फिजिकल लैन कार्ड है जो अभी एज अ स्विच एक्ट कर रहा है, उसके साथ कनेक्ट होता जाएगा, और राउटर को जो आपके DHCP सर्वर है उसे एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में सेपरेट IP के हिसाब से काम ये कर पाएगा। अब प्रोसीड करेंगे एक्चुअल वर्चुअल मशीन्स को डिप्लॉय करने के लिए। पहला VM जो है हमें क्रिएट करना है। अब वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने के लिए हमें लॉन्च करना है हाइपर-V मैनेजर। इन माई केस यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वर्चुअल मशीन्स क्रिएटेड है, VM जो, आपके केस में ये ब्लैंक रहेगा। अब एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए राइट हैंड साइड मेन्यू के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा वर्चुअल मशीन। इसे क्लिक करने से वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की विज़ार्ड जो है वो लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा व्हाट इज, आप वर्चुअल मशीन की क्या नाम देने वाले हो, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्चुअल मशीन। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। हम जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इंस्टॉल करने वाले हैं उस हिसाब से नाम रखेंगे ताकि पहचानने में आसानी हो। फॉर इन आवर केस, क्योंकि हम अभी उबंटू सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं इसके अंदर, तो इसको लिखेंगे उबंटू 24 सर्वर। फिर ऑप्शन आएगा वर्चुअल मशीन की जो विडिक्स है और कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कहाँ पे रखोगे। जनरली स्पीकिंग वर्चुअल मशीन को कोशिश करना SSD के अंदर रखने की, क्योंकि जैसे फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है, हार्ड ड्राइव में वो थोड़ा स्लो चलता है, उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा स्लगिश लगता है, स्नैपीनेस नहीं रहता है। सेम केस VM जो है उसमें अंदर भी है, जस्ट एज अ फिजिकल कंप्यूटर VM भी वैसे ही बिहेव करता है। तो इन आवर केस हम ये जो स्टोर लोकेशन है इसको क्लिक करेंगे ताकि हमें ऑप्शन मिल जाए स्टोरेज जो लोकेशन जो डिफॉल्ट है वहां से चेंज करने के लिए। इन आवर केस हमारे पास एक BX 500 क्रूशियल की SSD इंस्टॉल्ड है सिस्टम के अंदर, वहां पे रखेंगे। आप डायरेक्टली भी लग सकते हो या फिर एक फोल्डर क्रिएट कर लो ताकि पहचानने में आसानी हो, मैनेज करने में। तो इस VM फोल्डर के अंदर मैं इसे रखने वाला हूं। तो ये रहा मेरा स्टोरेज लोकेशन। क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर, ये स्पेसिफाई करने वाला है कौन सी जनरेशन की VM होगी। ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप जनरेशन 2 के ऊपर ही रखोगे, बहुत ही लेगेसी पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के। ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जनरेशन 2 के ऊपर रहेगा। तो करेंगे क्लिक नेक्स्ट के ऊपर। अब आएगा कितनी मेमोरी जो है, रैम कितना असाइन करना है इस VM को। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम आप चॉइस कर सकते हो आपको कितना रैम जो है देना है। ऑब्वियसली आपकी सिस्टम में कितना रैम है वो ध्यान में रखना, उस हिसाब से ही ये जो स्लाइस काट के निकालना है रैम मेमोरी हमें, उस हिसाब से यहाँ पे एंटर करना। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये एक लिनक्स VM है उबंटू सर्वर, तो मैं यहाँ पे जो 4096 डिफॉल्ट यानी कि 4 GB की रैम दी हुई है वहां से चेंज करके 2 GB बना दूंगा, यानी कि 2048। यूज डायनामिक मेमोरी फॉर वर्चुअल मशीन, ये ऑप्शन को हम ऑन रखेंगे।
फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। अभी आ रहा है कौन सा वाला नेटवर्क असाइन करना है। बाय डिफॉल्ट कोई नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड नहीं है, पर हम जो वर्चुअल स्विच हमने क्रिएट की थी, इन आवर केस इट वाज हाइपर-वी, तो हम उसे क्लिक करेंगे ताकि इसको डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस मिले राउटर और वहां से इंटरनेट तक। करेंगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक, आ जाएगा। अब वर्चुअल मशीन में हमें एक वीडिक्स यानी कि वर्चुअल डिस्क क्रिएट करना है जिसके अंदर वर्चुअल मशीन रहेगा। यहाँ पे भी हमें साइज और लोकेशन बताना है। बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन ऑलरेडी वीएम के अंदर जो है ले ली है, DVM मतलब डी ड्राइव में वीएम जो हमने फोल्डर के अंदर वर्चुअल मशीन को रखा था वो उसी के अंदर रखने वाला है, तो इसे चेंज नहीं करेंगे। नेम मतलब अब वर्चुअल हार्ड ड्राइव की क्या जो है नाम देने वाले हो, कुछ भी हो सकता है। इन और केस जो डिफॉल्ट है वो ही सही है। फिर आएगा साइज, हमें कितना साइज इसके अंदर असाइन करना है। मतलब आप जो हार्ड डिस्क से या अपने SSD से काट के निकालोगे जिसके अंदर VM रहने वाला है, तो उस साइज को तो हम यहाँ पे 16 GB सिलेक्ट करेंगे। एक उबंटू सर्वर के लिए 16 GB सफिशिएंट है, तो 16 GB जो है इसकी वीडिक्स की साइज रहेगा। क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर, आ जाएगा। ये हमें ऑप्शन कह रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसके लिए, तो हम सिलेक्ट करेंगे इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर इस ऑप्शन को। फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर, समरी कह रहा है, आप देख सकते हो आपने क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट की थी, और कर देंगे फिनिश के ऊपर क्लिक। और ये हमारी जो VM है उबंटू 24 सर्वर ये क्रिएट हो चुकी है। तो हमने तो क्लिक नेक्स्ट करते हुए पहला हमारी VM जो है उसे क्रिएट कर लिए, पर ये एक डिफॉल्ट टेम्पलेट के जरिए क्रिएट हुआ है। इस टेम्पलेट मतलब इस VM की कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा बहुत हमें एडिट करना है डिपेंडिंग ऑन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। अब VM की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए उस इंडिविजुअल VM की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पे हमें जाना है। तो हाइपर-वी मैनेजर में जो VM हमने अभी क्रिएट की है नया वाला, वो रहा ये उबंटू 24 सर्वर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो अभी उबंटू 24 सर्वर की कुछ ऑप्शन, सेटिंग्स ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे देखो आप सेटिंग्स ऑप्शन है उबंटू 24 सर्वर की, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक, तो ये ओपन कर दिया जो डायलॉग बॉक्स है इस पर्टिकुलर VM की डिफरेंट सेटिंग्स को चेंज करने के लिए। हम नीचे से शुरू करेंगे एक के बाद क्या क्या सेटिंग्स आपको हर एक इंडिविजुअल VM क्रिएट करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है वो आप कैसे करोगे और क्या करोगे। तो नीचे से अगर शुरू करते हैं तो पहला ऑप्शन रहेगा ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप एक्शन। ऑटोमेटिक स्टॉप एक्शन मतलब अगर आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को शट डाउन करते हो तो वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या करने वाला है। तो ऑप्शन है सेव द वर्चुअल मशीन स्टेट, टर्न ऑफ द वर्चुअल मशीन, शट डाउन द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सिलेक्ट करेंगे शट डाउन द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ताकि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई हमें डेटा लॉस उसके अंदर अचानक शट डाउन से ना हो, वो भी शट डाउन ही होगा हमारी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक स्टार्ट एक्शन, मतलब आप जब विंडोज को स्टार्ट करोगे उसके साथ आप क्या करना चाहते हो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को, अगर आप चाहो तो इसे भी आप ऑटोमेटिक स्टार्ट के ऊपर रख सकते हो। विंडोज स्टार्ट होने के साथ ही बैकग्राउंड में ये VM को भी स्टार्ट कर देगा। अगर जरूरत है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो आप नथिंग पे सिलेक्ट कर दो। इन आवर केस हम नथिंग पे क्लिक करेंगे, अगर VM चाहिए तभी हम स्टार्ट करेंगे VM को। नेक्स्ट ऑप्शन स्मार्ट पेजिंग फाइल लोकेशन, इसे कुछ नहीं करना है। चेक पॉइंट्स इसे हम ऑफ कर देंगे वरना ये फालतू में बहुत ज्यादा जो है हार्ड डिस्क का स्पेस कंज्यूम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज, सारे ऑप्शंस को चेक ऑन हमें करना है। मेक श्योर कि ऑल ऑप्शंस जो है चेक ऑन है। नेम इसे कुछ नहीं चेंज करना है। नेटवर्क इसे भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आएगा हार्ड डिस्क, उसके ऊपर देखो SCSI कंट्रोलर, तो इसके अंदर हमें एक जो है वर्चुअल DVD ड्राइव डालनी है जहां पे हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करने वाले हैं उसकी ISO को हम सिलेक्ट कर पाए ताकि इंस्टॉलेशन में प्रोसीड हो पाए। तो यहाँ पे जो है हम DVD ड्राइव के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड ऑप्शन आ जाएगा, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन रहेगा इमेज फाइल चॉइस करने के लिए, उसे क्लिक करेंगे और ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने अपनी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO हो वो कुछ भी हो सकता है, विंडोज 11 हो सकती है, उबंटू हो सकती है। रिमेंबर हमने ये VM उबंटू के हिसाब से क्रिएट की थी, तो हम उबंटू जो है उसकी सर्वर ISO इंस्टॉलेशन ISO जो है उसे सिलेक्ट करेंगे, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन CPU, मतलब आप कितने सारे कोर्स CPU की थ्रेड्स, एक्चुअल में कोर नहीं थ्रेड्स है, वो असाइन करना चाहोगे। हमारे पास Ryzen 5 है इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में जहाँ पे 12 थ्रेड्स है, तो उस हिसाब से 6 अगर चाहो तो दे सकते हो। इन आवर केस हम 4 थ्रेड्स असाइन करेंगे इस वर्चुअल जो है VM जो है हमें क्रिएट की थी इसके ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेमोरी। मेमोरी के ऊपर डिफॉल्ट जो है
2048 MB रैम है और नीचे देखो इनेबल डायनामिक मेमोरी है। मेक श्योर कि मैक्सिमम रैम जो है वो आप ठीक तरह से कॉन्फ़िगर कर लो। इन आवर केस वी डोंट वांट दिस Ubuntu VM टू यूज मोर देन 2048 MB ऑफ रैम, पर एक्चुअल में जब VM स्टार्ट होगा तो ये थोड़ा सा कम रैम लेके भी स्टार्ट हो सकता है, तो हम इसे कर देंगे 1024। तो ये इस जो 1024 से लेके 2048, तो VM जो है मिनिमम डायनामिकली जो हाइपरवाइजर जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी है, ये डिपेंडिंग ऑन VM की रैम रिक्वायरमेंट कितनी है उस हिसाब से रैम घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, और डायनामिकली ये जो है मेमोरी को मैनेज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन अपने पैरामीटर्स में कितनी सारी जो ये जो डेटा है किस हिसाब से रखे हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा सिक्योरिटी। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा सिक्योर रूट और TPM, मतलब अगर हमें विंडोज 11 या सर्वर 2025 ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है जिन्हें इन दोनों ऑप्शंस की जरूरत है, तो हम यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं। क्योंकि ये Ubuntu VM जो है Ubuntu सर्वर है, तो इसे इन दोनों की जरूरत नहीं है, तो इसे ऑफ कर देंगे। और ऊपर वाला ऑप्शन को चेंज करने से पहले हमें अप्लाई करना है अभी तक हमने जो सेटिंग्स की थी चेंजेस। इसके बाद आएंगे फर्मवेयर के ऊपर। यहाँ पे एक ही काम करना है जैसे फिजिकल कंप्यूटर में होता है ना, बूट ऑप्शन आखिरी में DVD ड्राइव है इसको ऊपर उठा देंगे और हार्ड ड्राइव को सेकंड बूट ऑप्शन में रखेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, और हो गया हमारा VM अभी स्टार्ट करने के लिए तैयार। अब VM को स्टार्ट या रन करने के लिए जिस VM को आप स्टार्ट करना चाहते हो उसके ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे। इन आवर केस इट इज Ubuntu 24 सर्वर, और नीचे देखिए स्टार्ट ऑप्शन है, इसे क्लिक करने से VM बैकग्राउंड के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। पर अभी तो इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है। पहली बार हम जब किसी VM को चलाना चाहेंगे पहले तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए डिस्प्ले कहां से मिलेगा? यहाँ पे एक ऑप्शन है कनेक्ट। इस कनेक्ट ऑप्शन से आप वर्चुअल डिस्प्ले को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसे के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आ गया वर्चुअल डिस्प्ले। तो ये कह रहा है वर्चुअल मशीन Ubuntu सर्वर इज टर्न्ड ऑफ। वो तो हमें पता है, अभी तक तो हमने इसे स्टार्ट नहीं की है। तो यहाँ पे भी स्टार्ट बटन है, यहाँ पे भी स्टार्ट बटन है, दोनों में से ही किसी को आप एक दबा दो तो ये VM जो है अभी स्टार्ट हो गया। मैंने इस स्टार्ट बटन को दबाया था तो ये आ गया VM का इंस्टॉलेशन विंडो। क्या हुआ, जैसे फिजिकल कंप्यूटर में होता है वो आपकी USB जो इंस्टॉलर है उससे बूट करता है। इन आवर केस हमने ISO से डायरेक्टली बूट किए है इस वर्चुअल मशीन के अंदर। कीबोर्ड और माउस के जरिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि ये सर्वर है, यहाँ पे माउस का कोई काम नहीं है। कीबोर्ड से हम जाएंगे ट्राई एंड इंस्टॉल Ubuntu सर्वर, तो ये Ubuntu सर्वर की इंस्टॉलेशन जो है ये शुरू हो चुका है। फिजिकल कंप्यूटर में जैसे अपनी विंडोज या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो, सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। नेक्स्ट करते जाओ, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन डालते जाओ और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगी। So we have learned so far कैसे हम Hyper-V को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर VM जो है डिप्लॉय करेंगे और उसे रन करेंगे। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट एंड बैकअप्स? इस VM को हम बैकअप या मैनेज कैसे कर पाएंगे? अब वर्चुअल मशीन्स की मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये इस Hyper-V मैनेजर जो है इसी से होगा। जैसा आप देख पा रहे हो मेरे पास ढेर सारी वर्चुअल मशीन्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, सारे के सारे ऑप्स पे है। तो आप अपने हार्ड डिस्क में कितनी जगह है उस हिसाब से अनलिमिटेड नंबर ऑफ जो है वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो, जितनी आपकी हार्ड डिस्क स्पेस जो है प्रोवाइड करता है। चाहे आप SSD में रखो या मैकेनिकल हार्ड ड्राइव में। ऑब्वियसली मैकेनिकल हार्ड ड्राइव में VM थोड़ा स्लो चलेगा कंपेयर टू एन SSD, बट आप सारे के सारे VM को एक साथ स्टार्ट करने के लिए उतनी रैम भी आपको रिक्वायरमेंट पे जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हर एक VM में आपने रैम सेट की है, उस VM को कितना रैम देना है, तो डिपेंडिंग ऑन आपकी सिस्टम मेमोरी में सारी के सारी VMs की रैम रिक्वायरमेंट को एलोकेट किया जा सकता है या नहीं, उस हिसाब से डिपेंड करेगा एट ए टाइम आप कितनी VM को चला सकते हो। सेकेंड पॉइंट, किसी भी VM की जो है आप रैम या जो भी आपने सिस्टम स्पेसिफिकेशन दी थी वो चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दैट कि भाई ये शट डाउन यानी कि टर्न ऑफ स्टेट पे। फॉर एग्जांपल Ubuntu सर्वर जो थी उसकी सेटिंग्स में अगर जाए तो हम लोगों ने उसको इतना रैम दिया था, उसकी प्रोसेसर जो है ये दी थी, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसको पूरी की पूरी 12 कोर्स एलोकेट कर दे सकते हैं, या फिर ये जो रैम रिक्वायरमेंट है इसे बढ़ा सकते हैं 4096 यहाँ पे कर देंगे 8192
जो जितना आपके सिस्टम में जितनी रिसोर्सेस अवेलेबल है उस हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। अब वीएम को अगर आपको बैकअप करना है तो क्या करोगे? तो वीएम को बैकअप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है इसकी वर्चुअल डिस्क। अगर हम जाएंगे हमारी डी ड्राइव के वीएम फोल्डर के अंदर तो ये देखिए उबुंटू 24 सर्वर की एक फोल्डर हाइपर-वी ने क्रिएट की है। उसके अंदर दो फोल्डर है, एक वर्चुअल मशीन ये कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर, इसके अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, और दूसरा वर्चुअल हार्ड डिस्क, इसके अंदर जो है वीएम डिस्क है। यही एक्चुअल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड चीज है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी ही बैकअप की आपको जरूरत है। इस वर्चुअल डिस्क के जरिए ही हम फिर से हमारी जो ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है वो इसके अंदर है, इसके जरिए ही हम इसे रिस्टोर भी कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ बताना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। जितना हमसे बन पाएगा हम रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। वैसे वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो शायद थोड़ा बहुत आपको अच्छा ही लगा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन एंड हैप्पी कंप्यूटिंग।